सो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल बायो वाला पर। तो दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो है यह एक वन शॉट वीडियो है जिसमें आज हम बच्चों बायोटेक्नोलॉजी के रिमेनिंग पार्ट को कंप्लीट करेंगे। तो बच्चों, हमने पिछली वीडियो में जो बायोटेक्नोलॉजी नाम का चैप्टर पढ़ा था उसमें से हम कुछ पार्ट हमारा छूट गया था जो कि आज हम कंप्लीट कर लेंगे और हमारा इस तरह से वो बायोटेक्नोलॉजी का चैप्टर पूरा हो जाएगा। तो बच्चों, बायोटेक्नोलॉजी में आप जानते हो कि दो चैप्टर थे हमारे। पहला चैप्टर होता था उसमें सिद्धांत एवं प्रक्रम, जो कि हमने शुरू किया था पिछली वीडियो में। तो बच्चों, उसमें से कुछ पार्ट रह गया था तुम्हारा जो कि आज हम कंप्लीट कर लेंगे और इस तरह से तुम्हारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो देखेंगे सबसे पहले कि उस चैप्टर का आपका कौन सा पार्ट छूटा हुआ है। तो देखिए, चैप्टर था हमारा बच्चों बायोटेक्नोलॉजी। उसमें बच्चों हमारा जो पहला चैप्टर था वो था इसमें सिद्धांत एवं प्रक्रम। सिद्धांत एवं प्रक्रम, सिद्धांत एवं प्रक्रम। तो बच्चों, इसमें हमारा कुछ पार्ट छूटा हुआ था वो आज हम कंप्लीट कर लेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि इसमें हमारा कौन सा पार्ट छूटा हुआ था। तो बच्चों, इसमें हमारा छूटा हुआ था सबसे पहले जीन ट्रांसफर। जीन ट्रांसफर रह गया था इसमें। दूसरा था बच्चों हमारा डीएनए का पृथक्करण। डीएनए का पृथक्करण, डीएनए का पृथक्करण। तीसरा था हमारा बच्चों इसमें पुनर्नियोजक प्रोटीन। पुनर्नियोजक प्रोटीन। और था बच्चों बायोरिएक्टर। बायोरिएक्टर। और नेक्स्ट था सक्षम परपोषी कोशिका। सक्षम परपोषी कोशिका। सक्षम परपोषी कोशिका। तो बच्चों, हमारा जो सिद्धांत प्रकार का जो चैप्टर था उसमें जीन ट्रांसफर, डीएनए का पृथक्करण, पुनर्नियोजक प्रोटीन, बायोरिएक्टर तथा आपका सक्षम परपोषी कोशिका, ये टॉपिक आपके छूटे हुए थे जो कि आज की इस वीडियो में हम इसको कंप्लीट करेंगे। तो बारी से देखेंगे कि जीन ट्रांसफर क्या होता है, डीएनए का पृथक्करण क्या होता है, पुनर्नियोजक प्रोटीन क्या होती है, बायोरिएक्टर क्या होते हैं और सक्षम परपोषी कोशिका क्या होती है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सपोर्ट करिए, क्योंकि बच्चों इस चैनल पर आपको आपके बायोलॉजी से रिलेटेड कंटेंट मिलेगा तथा ये कंटेंट जो आपके नीट में भी काम आएगा और आपका जो है यूपी बोर्ड में भी काम आएगा। तो बच्चों, हम इस बात की आपको गारंटी देते हैं कि आपको यूपी बोर्ड और नीट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएंगे तुम्हारे बायोलॉजी में वो सारे के सारे क्वेश्चन आपके ये हमारी वीडियो से सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि बच्चों हम बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड पढ़ा रहे हैं और एनसीईआरटी बेस्ड ही तुम्हारा विभिन्न प्रकार के एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे कि उसमें आपका हुआ नीट और यूपी बोर्ड एग्जाम। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले पढ़ेंगे बच्चों इसमें हम जीन ट्रांसफर। जीन ट्रांसफर। जीन ट्रांसफर। जीन ट्रांसफर हिंदी में कहते हैं बच्चों से जीन स्थानांतरण। ठीक है बच्चों, जीन स्थानांतरण। जीन स्थानांतरण। तो बच्चों, जीन स्थानांतरण होता क्या है, यानी जीन ट्रांसफर होता क्या है। तो बच्चों, हमने पिछली वीडियो में देखा था कि जो आपके पास पुनर्योजक डीएनए था उसको हमने किस में ट्रांसफर किया था, सूक्ष्म जीव परपोषी कोशिका में ट्रांसफर किया था। ठीक है, ये बात हमने पिछले वीडियो में देख चुके थे। अब उस पुनर्योजक प्रोटीन डीएनए में क्या था बच्चों, उसमें एक वाहक डीएनए था और आपका था एक टारगेट जीन या डीएनए। ठीक है, अब उस
टारगेट जीन या डीएनए को हम जो है जब सूक्ष्मजीव परपोषी कोशिका में स्थानांतरित करेंगे, या फिर ऐसे कह सकते हैं हम कि पुनर्योजक प्रोटीन को सक्षम परपोषी कोशिका में स्थानांतरित करेंगे, तो वो स्थानांतरण की विधियां क्या होती हैं, वो स्थानांतरण की विधियां क्या होती हैं, उनकी हम बात करेंगे। इसको बोलते हैं बच्चों आपका जीन ट्रांसफर। तो बच्चों इसमें आपके दो टाइप आते हैं। पहला आता है इसमें अप्रत्यक्ष जीन ट्रांसफर, दूसरा आता है बच्चों इसमें प्रत्यक्ष जीन ट्रांसफर, यानी इनडायरेक्ट जीन ट्रांसफर, और दूसरा होता है बच्चों इसमें डायरेक्ट जीन ट्रांसफर। ठीक है, पहला क्या है इसमें इनडायरेक्ट जीन ट्रांसफर, इनडायरेक्ट जीन ट्रांसफर, और दूसरा आता है बच्चों इसमें आपका डायरेक्ट जीन ट्रांसफर, डायरेक्ट जीन ट्रांसफर, डायरेक्ट जीन ट्रांसफर। तो बच्चों इनडायरेक्ट का मतलब क्या होता है, अप्रत्यक्ष, इसको हिंदी में कहते हैं बच्चों अप्रत्यक्ष, और इसको हिंदी में कहते हैं बच्चों प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष तो देखिए हमने जो पिछली वीडियो में देखा था आपका कि पुनर्योजक प्रोटीन को हमने क्या कह सकते हैं, पुनर्योजक डीएनए को हमने सूक्ष्मजीव परपोषी कोशिका में ट्रांसफर किया था। तो वो था बच्चों आपका जो है अप्रत्यक्ष जीन ट्रांसफर। कैसा था, अप्रत्यक्ष जीन ट्रांसफर, क्योंकि हमने क्या किया था कि जो जीन थी हमारी या टारगेट जीन थी हमारी, उसको हमने भाग डीएनए के साथ जोड़ा था। ठीक है, और उस दोनों को जोड़ करके हमने क्या किया था, पुनर्योजक डीएनए का निर्माण किया था, और उसको फिर हमने क्या किया था, सूक्ष्मजीव परपोषी कोशिका में स्थानांतरित किया था। तो हमको भाग डीएनए की आवश्यकता पड़ी। इसका मतलब हमें कोई जो है इनडायरेक्ट मेथड अपनाना पड़ा, इनडायरेक्ट मेथड अपनाना पड़ा। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं अप्रत्यक्ष जीन ट्रांसफर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जीन को वाहक डीएनए के साथ जोड़कर, जीन को वाहक डीएनए के साथ जोड़कर, वाहक डीएनए के साथ जोड़कर स्थानांतरित करना, स्थानांतरित करना। तो बच्चों यदि हम किसी भी जीन को वाहक डीएनए के साथ जोड़ेंगे और उसको जोड़ करके स्थानांतरित करेंगे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, अप्रत्यक्ष जीन ट्रांसफर। ठीक है, अब हम बात करेंगे बच्चों आपकी प्रत्यक्ष जीन ट्रांसफर, प्रत्यक्ष जीन ट्रांसफर। ठीक है, प्रत्यक्ष जीन ट्रांसफर। देखिए प्रत्यक्ष जीन ट्रांसफर, जीन ट्रांसफर, या फिर कह सकते हैं बच्चों इसको डायरेक्ट जीन ट्रांसफर। तो बच्चों इसमें क्या करेंगे हम, डायरेक्ट का मतलब होता है कि हमें इसमें किसी भी वाहक डीएनए की आवश्यकता नहीं होगी, यानी हम बिना वाहक डीएनए के ही सीधे के सीधे सूक्ष्मजीव परपोषी कोशिका में जीन को ट्रांसफर कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, तो बच्चों उसकी अलग अलग मेथड होते हैं, और वो मेथड जो होते हैं आपके वो अलग अलग कोशिकाओं के लिए अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। जैसे हम बात करें तो पादपों के लिए जो है अलग मेथड होगा, और जंतुओं के लिए आपका अलग मेथड होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि पादपों के लिए क्या मेथड अपनाते हैं। तो पादपों के लिए जो मेथड होता है हमारा, उसको हम कहते हैं बच्चों आपके बायोलिस्टिक या जीन गन। क्या बोलते हैं उसको, बायोलिस्टिक, बायोलिस्टिक, बायोलिस्टिक या जीन गन, बायोलिस्टिक या जीन गन। तो बच्चों ये मेथड होता है हमारा किसके लिए, पादपों के लिए। किसके लिए होता है ये, पादपों के लिए, पादपों के लिए। ठीक है, तो बायोलिस्टिक या जीन गन किसके लिए होता है बच्चों, पादपों के लिए। इसमें क्या करते हैं बच्चों, इसमें हम जो है हमारे पास क्या होगा, जीन होगा। क्या होगा, हमारे पास जीन होगा, जिसको हमें क्या करना है, सूक्ष्मजीव परपोषी कोशिका में डालना है। अब उस जीन को हम क्या करेंगे, उस जीन के साथ हम जोड़ेंगे दो धातु। कौन सी धातु, या फिर तो जोड़ दो आप गोल्ड यानी सोना, या फिर जोड़ दो आप जो टंगस्टन। क्या जोड़ दो, टंगस्टन। तो हम उस जीन को गोल्ड के साथ या फिर टंगस्टन के साथ जोड़ेंगे, और सीधे फेंक कर मारेंगे हम इसमें सूक्ष्मजीव परपोषी कोशिका में। ठीक है, तो हमको अगर जीन का ट्रांसफर करना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि उस जीन को जो है गोल्ड या टंगस्टन के साथ जोड़ेंगे,
उसको फेंका मारेंगे किसमें, सूक्ष्मजीव परपोषी कोशिका में। ठीक है, क्या करेंगे, जीन को जो है किसके साथ जोड़ेंगे, गोल्ड के साथ, या फिर जोड़ेंगे किसके साथ, टंगस्टन के साथ। किसके साथ जोड़ेंगे दोस्तों, टंगस्टन के साथ, टंगस्टन के साथ। ठीक है, तो किसके साथ जोड़ दो जीन को, गोल्ड या टंगस्टन के साथ जोड़ दो, और क्या कर दो, उसको जो है सूक्ष्मजीव परपोषी कोशिका में स्थानांतरित कर दो। सूक्ष्मजीव परपोषी कोशिका में क्या कर दो, ट्रांसफर कर दो, ट्रांसफर कर दो। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, आपके बायोलिस्टिक या जीन गन, या किसके लिए होता है, पादपों के लिए। क्या करते हैं इसमें, जीन को जो है गोल्ड या टंगस्टन के साथ जोड़ते हैं और उसे सूक्ष्मजीव परपोषी कोशिका में स्थानांतरित कर देते हैं। ये मेथड होता है हमारा क्या बच्चों, जीन ट्रांसफर का। किसमें होता है, ये पादपों में होता है। अब जंतुओं में क्या होगा, अलग मेथड होगा। ठीक है, तो देखिए दूसरा मेथड क्या होता है हमारा, दूसरा मेथड होता है बच्चों हमारा माइक्रो इंजेक्शन। क्या होता है, माइक्रो इंजेक्शन, माइक्रो इंजेक्शन। इसमें क्या करते हैं बच्चों, सबसे पहली बात, ये मेथड होता है तुम्हारा, ये जंतु कोशिका के लिए होता है। किसके लिए होता है, जंतु कोशिका के लिए। किसके लिए होता है, जंतु कोशिका के लिए, जंतु कोशिका के लिए। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे, किसके लिए होता है, ये जंतु कोशिका के लिए होता है। इसमें करते क्या है, इसे हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास जीन है, क्या है हमारे पास जीन है, उसको हम क्या करेंगे कि इंजेक्ट करेंगे। किसमें करेंगे, सूक्ष्मजीव परपोषी कोशिका में। किसके द्वारा, इंजेक्शन के द्वारा। तो हमारे पास क्या होती है, माइक्रो निडल होती है। क्या होती है, माइक्रो निडल। उसके द्वारा हम क्या करते हैं, जीन को लेंगे और सूक्ष्मजीव परपोषी कोशिका में क्या कर देंगे, उसको इंजेक्ट कर देंगे। ठीक है, क्या करेंगे, जीन को निडल के द्वारा, निडल उसको बोलते हैं बच्चों माइक्रो निडल, माइक्रो निडल के द्वारा, माइक्रो निडल के द्वारा क्या करते हैं, सूक्ष्मजीव परपोषी कोशिका में, सूक्ष्मजीव परपोषी कोशिका में, परपोषी कोशिका में क्या कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे। क्या कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, तो ये था जो आपका क्या, प्रत्यक्ष जीन ट्रांसफर। दो तरीके थे, पहला कौन सा था, बायोलिस्टिक या जीन गन, दूसरा कौन सा था हमारा, माइक्रो इंजेक्शन। पहला मेथड किसके लिए था, बालकों के लिए, दूसरा मेथड किसके लिए होगा, आपका जंतुओं के लिए। ठीक है, हमने अच्छे से समझ लिया है, आगे चलते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, अब हम आगे चलते हैं। दूसरा टॉपिक क्या है हमारा, दूसरा टॉपिक का बच्चों हम लेंगे सक्षम परपोषी कोशिका। क्या लेंगे, सक्षम परपोषी कोशिका। देखिए सक्षम परपोषी कोशिका। देखिए कॉम्पिटेंट होस्ट सेल, कॉम्पिटेंट होस्ट सेल। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब समझिए बच्चों, हमारे पास जो भी कोशिका है वो कैसी होती है बच्चों, वो होती है हमारी अध्रुवीय, या ऐसे कह सकते हैं बच्चों, जो कोशिका के ऊपर जो कोशिका झिल्ली होती है वो कैसी होती है, अध्रुवीय, यानी नॉन पोलर होती है। और हमें उसके अंदर क्या डालना है, डीएनए को डालना है। क्या करना है, उसके अंदर हमें डीएनए को डालना है। तो बच्चों जब डीएनए को हम उस कोशिका के अंदर डालेंगे तो डीएनए होता है हमारा ध्रुवीय। कैसा होता है बच्चों, ध्रुवीय। तो जब ध्रुवीय चीज को हम जो है अध्रुवीय चीज के अंदर डालेंगे, या फिर ऐसे कह सकते हैं इंग्लिश में कि हम जो है पोलर चीज को नॉन पोलर के अंदर डालेंगे, तो क्या होगा, वो जो है उसके अंदर ट्रांसफर नहीं होगी। कोई भी पोलर चीज नॉन पोलर ऑब्जेक्ट के अंदर ट्रांसफर नहीं होती है, या फिर तो दोनों पोलर होने चाहिए या फिर दोनों जो है नॉन पोलर होने चाहिए। अब हम क्या करें, हमारे पास कोशिका झिल्ली कैसी है, अध्रुवीय है। डीएनए कैसा होता है, ध्रुवीय होता है। तो हम क्या करेंगे बच्चों,
हमारी जो कोशिका झिल्ली है उसको जो है हम सक्षम बनाएंगे। अभी क्या है, वो अक्षम है। क्या है, वो अक्षम है। अब उसको क्या करेंगे, हम सक्षम बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? हमारी जो कोशिका झिल्ली है उसको हम क्या करेंगे, कैल्शियम से उपचारित करेंगे। क्या करेंगे बच्चों, उसको कैल्शियम से उपचारित करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, कैल्शियम से उपचारित करने के बाद हम उसको देंगे 42 डिग्री सेंटीग्रेड का हीट शॉक। क्या करेंगे, कैल्शियम से उपचारित कर लो, उसके बाद उसको जो है 42 डिग्री सेंटीग्रेड का क्या दे दो, टेम्परेचर दे दो। इससे क्या होगा, इससे जो है कोशिका झिल्ली में छेद उत्पन्न हो जाएंगे। इससे क्या होगा, कोशिका झिल्ली में छेद उत्पन्न हो जाएंगे। वो छेद क्या करेंगे, उन छेद के अंदर से जो है बच्चों डीएनए आपका आसानी से अंदर जा सकता है। ठीक है, तो सक्षम बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि कोशिका झिल्ली कैसी है, तुम्हारी अध्रुवीय है। डीएनए कैसा है, ध्रुवीय है। तो ध्रुवीय चीज जो है अध्रुवीय के अंदर नहीं जा सकती, इसलिए हम क्या करेंगे, कोशिका झिल्ली को सक्षम बनाएंगे। सक्षम बनाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, कैल्शियम से उपचारित करो, उसके बाद 42 डिग्री सेंटीग्रेड का हीट शॉक दे दो, जिससे क्या होगा, कोशिका झिल्ली में छिद्र उत्पन्न हो जाएंगे और डीएनए जो है कोशिका के अंदर चला जाएगा। ये मेथड होता है बच्चों आपका सक्षम परपोषी कोशिका को बनाने का। ठीक है, तो देखिए इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? आवश्यकता बच्चों इसलिए पड़ी क्योंकि बच्चों कोशिका झिल्ली जो होती है वो कैसी होती है, अध्रुवीय। डीएनए कैसा होता है, ध्रुवीय। ठीक है, ध्रुवीय। इसलिए आवश्यकता पड़ी क्योंकि डीएनए को कोशिका झिल्ली के अंदर डालना है या कोशिका के अंदर डालना है, तो ये कैसा ध्रुवीय है, ये कैसा अध्रुवीय है, इसलिए ये जो इसके अंदर नहीं जा सकता। दोनों को क्या करना पड़ेगा, ध्रुवीय करना पड़ेगा। हम ध्रुवीय तो कर नहीं सकते, हम एक काम कर सकते हैं, हम इस कोशिका झिल्ली में हम क्या कर सकते हैं, इस कोशिका झिल्ली को जो है, इस कोशिका झिल्ली को क्या करेंगे, कैल्शियम से उपचारित करेंगे। क्या करेंगे बच्चों, कैल्शियम से उपचारित करेंगे। ठीक है, कैल्शियम से उपचारित करने के बाद क्या करेंगे, 42 डिग्री सेंटीग्रेड का क्या देंगे, हीट शॉक। क्या देंगे बच्चों, हीट शॉक। अब 42 डिग्री सेंटीग्रेड क्या देंगे बच्चों, उसको हीट शॉक देंगे। इससे क्या होगा, इससे जो है हमारी कोशिका झिल्ली में छेद उत्पन्न हो जाएंगे। क्या होगा, इससे कोशिका झिल्ली में छिद्र उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है, कोशिका झिल्ली में छिद्र उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा, कोशिका झिल्ली में छिद्र उत्पन्न हो जाएंगे और डीएनए जो है कोशिका के अंदर चला जाता है। ये मेथड होता है तुम्हारा जो बच्चों सक्षम परपोषी कोशिका को बनाने का। ठीक है, अब कुछ बच्चे जो है बोर्ड के जो बच्चे हैं, मान लो नीट वाले बच्चे क्या है, समझ जाएंगे इतने लिखने पर ही। ठीक है, लेकिन कुछ बोर्ड के बच्चे हैं वो सोचते होंगे कि सर हम नोट्स कैसे बनाएं। आपके जो बोर्ड आपके जो पढ़ाने का तरीका होता है उसमें हमें नोट्स नहीं बनाने आते उससे हमें, तो आपको नोट्स कैसे बनाने हैं। जैसे मान लो यही टॉपिक है हमारा कि सक्षम परपोषी कोशिका, इसका हमने क्या लिखा है, आवश्यकता लिखी है, तो आपको भी ऐसे लिखना है कि सक्षम परपोषी कोशिका को बनाने की आवश्यकता होती है, यानी जो हमारी कोशिका है उसको सक्षम बनाने की आवश्यकता होती है, क्योंकि कोशिका झिल्ली अध्रुवीय होती है और डीएनए तुम्हारा ध्रुवीय होता है। इतनी बात लिख ली। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम लिखेंगे कि कोशिका झिल्ली को कैल्शियम से उपचारित करने के बाद उसे 42 डिग्री सेंटीग्रेड का हीट शॉक दिया जाता है। ये बात आपको लिखनी है। आपको लिखना है कि कोशिका झिल्ली को कैल्शियम से उपचारित करने के बाद उसे 42 डिग्री सेंटीग्रेड का हीट शॉक दिया जाता है। ऐसा करने के बाद कोशिका झिल्ली में छिद्र उत्पन्न हो जाते हैं और डीएनए जो है कोशिका के अंदर चला जाता है। ये बात आपको जो लिखनी है नोट्स में। मैंने जो आपकी इम्पोर्टेंट जो शब्द थे, टर्मिनोलॉजी थी, उसको यहाँ पर लिख दिया है। आप जो इसको पूरा जोड़ करके लिख सकते हैं, क्योंकि अगर हम पूरा लिखेंगे तो बच्चों इससे अच्छा था कि हम पीपीटी यूज कर लेते, लेकिन हम अपने पूरे पढ़ाई के दौरान कभी भी पीपीटी का यूज नहीं करेंगे। पीपीटी के मैं बच्चों सख्त खिलाफ हूँ, मैं पीपीटी का यूज कभी नहीं करता। ठीक है, इसलिए आपको जो है थोड़ा सा लिख करके आपको पूरा सेंटेंस बनाना पड़ेगा। ठीक है, इससे बच्चों आपको आगे जो है पूरा सेंटेंस बनाने की आदत पड़ जाएगी। धीमे धीमे आपको पहले और लगेगा थोड़ा, उसके बाद आपको आदत पड़ जाएगी।
ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा सक्षम प्रपोजी कोशिका। चलिए चलिए बच्चों, आगे हम बात करते हैं कि डीएनए का पृथक्करण। डीएनए का पृथक्करण हमारे पास टॉपिक है डीएनए का पृथक्करण। डीएनए का पृथक्करण इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि बच्चों याद करो, आपने अगर हमारी पिछली वीडियो को देखा होगा तो उसमें हमने आपको बताया था कि जो हमारे पास पुनर्योजक डीएनए निर्माण होता है उसके जो पद होते हैं, पुनर्योजक डीएनए के निर्माण के जो पद होते हैं उसमें हमने आपको बताया था कि जो पहला पद था हमारा डीएनए का पृथक्करण। डीएनए का पृथक्करण। अब हम डीएनए का पृथक्करण करेंगे कैसे? डीएनए का पृथक्करण करेंगे कैसे इसको हम समझते हैं। चलिए तो बच्चों, अगर हम डीएनए के पृथक्करण की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हमारे जो कोशिका है हमारे पास उसके अंदर होता है बच्चों डीएनए, यानी कोशिका के अंदर क्या होता है बच्चों? केंद्रक होगा, केंद्र के अंदर होगा डीएनए, केंद्र के अंदर होगा डीएनए। और उस कोशिका के बाहर क्या होगी? कोशिका भित्ति होती है। क्या होती है? कोशिका भित्ति होती है। अगर हमको जो है केंद्र के अंदर से डीएनए को निकालना है, अगर हमें केंद्र के अंदर से डीएनए को बाहर निकालना है तो सबसे पहले क्या करेंगे? हम कोशिका भित्ति को हटाना पड़ेगा, कोशिका भित्ति को हटाना पड़ेगा। कोशिका भित्ति को हटाने के बाद हम क्या करेंगे? हमको जो है आरएनए को हटाना पड़ेगा। आरएनए को हटाने के बाद हम क्या करेंगे? उसके प्रोटीन को हटाना पड़ेगा। तो सबसे पहले कोशिका भित्ति को हटाएंगे, उसके बाद आरएनए को हटाएंगे, उसके बाद प्रोटीन को हटाएंगे। तो इन तीनों चीजों को हटाने के बाद फिर हमको मिलेगा क्या? डीएनए। तब हम जो डीएनए को निकाल सकते हैं। बाकी की सारी चीजें हटाने से पहले हम डीएनए को नहीं निकाल सकते। तो बच्चों, अगर हम बात करें कोशिका भित्ति की, तो कोशिका भित्ति का अगर हम पृथक्करण करेंगे तो अलग अलग जो हमारे ऐसे पादप होते हैं उन पादपों की कोशिका भित्ति अलग तरीके से बनी होती है। शैवालों की कोशिका भित्ति अलग बनी होती है, कवक की कोशिका भित्ति अलग से बनी होती है, और जीवाणु होते हैं उनकी कोशिका भित्ति जो है अलग तरीके की बनी होती है। अब हम जो क्या करेंगे कि अलग अलग कोशिका भित्तियों को हटाने के लिए अलग अलग ही हम एंजाइम का यूज करेंगे। जैसे पादपों की कोशिका भित्ति जो है सेलुलोज से बनी होती है, तो हम क्या करेंगे? सेलुलोजेज एंजाइम का प्रयोग करेंगे। कवक की कोशिका भित्ति काइटिन से बनी होती है, तो हम क्या करेंगे? काइटिनेज एंजाइम का प्रयोग करेंगे। जीवाणु की कोशिका भित्ति हमारी पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है, तो हम किसका यूज करेंगे? लाइसोजाइम का। किसका यूज करेंगे? लाइसोजाइम का। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? कोशिका भित्ति को हटाएंगे, उसके बाद आरएनए को हटाएंगे, उसके बाद प्रोटीन को हटाएंगे, उसके बाद बच्चों हम डीएनए को निकालेंगे। ये तरीका होता है बच्चों आपका डीएनए के पृथक्करण का। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे? कोशिका भित्ति का पृथक्करण। कोशिका भित्ति का पृथक्करण या हटाना, ऐसे करते हैं। कोशिका भित्ति को हटाना, कोशिका भित्ति को हटाना। तो बच्चों, अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं पादप कोशिका की। तो पादप कोशिका की कोशिका भित्ति जो होती है आपको पता है किससे बनी होती है? सेलुलोज से। किससे बनी होती है? सेलुलोज से। उसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे? हम यूज करेंगे सेलुलोजेस। किसका बच्चों? सेलुलोजेस। सेलुलोजेस। ठीक है, दूसरा क्या है? कवक की कोशिका भित्ति है, कवक की कोशिका भित्ति है, उसको हटाने के लिए किसका यूज करेंगे बच्चों? काइटिनेज। किसका करेंगे? काइटिनेज। उसके बाद क्या है हमारे पास? उसके बाद है हमारे पास जीवाणु। जीवाणु की कोशिका है, जीवाणु की कोशिका है, उसको हटाने के लिए क्या करेंगे हम? लाइसोजाइम। किसका यूज करेंगे? लाइसोजाइम। तो बच्चों, कवक की कोशिका भित्ति को हटाने के लिए सेलुलोजेस, कवक की पादपों की कोशिका भित्ति को हटाने के लिए सेलुलोजेस, कवक की कोशिका भित्ति को हटाने के लिए काइटिनेज, और जीवाणु की कोशिका भित्ति को हटाने के लिए लाइसोजाइम का यूज करते हैं। ठीक है बच्चों, ये हो गया अपना कोशिका भित्ति का पृथक्करण। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं कि आरएनए को कैसे हटाएंगे। आरएनए को कैसे हटाएंगे?
ठीक है बच्चों, चलिए अब हम देखते हैं दूसरा क्या है हमारा, आरएनए को हटाना। आरएनए, तो बच्चों आरएनए को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, आरएनएज नाम की एंजाइम आती है उसका यूज करेंगे। आरएनएज, आरएनएज प्रोटीन को हटाने के लिए, प्रोटीन को हटाने के लिए प्रोटीएजेस, क्या करेंगे, प्रोटीएजेस, ठीक है, प्रोटीएजेस। उसके बाद बच्चों किसको हटाएंगे, फिर डीएनए को, किसको हटाएंगे, डीएनए। तो बच्चों डीएनए को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको हम क्या करेंगे बच्चों, इसमें हम यूज करेंगे चिल्ड एथेनॉल। किसका यूज करेंगे बच्चों, चिल्ड एथेनॉल, चिल्ड एथेनॉल यानी ठंडा एथिल अल्कोहल। तो बच्चों इसमें आप क्या करेंगे, चिल्ड एथेनॉल का यूज करेंगे, और इस चिल्ड एथेनॉल के द्वारा जब डीएनए को हटाया जाता है तो उस विधि का एक स्पेशल नाम होता है। क्या होता है, इस विधि का स्पेशल नाम होता है, तो उस नाम को हम क्या बोलेंगे, स्पूलिंग विधि। क्या बोलेंगे बच्चों इसको, स्पूलिंग विधि, स्पूलिंग विधि क्या बोलते हैं इसको, स्पूलिंग, स्पूलिंग विधि या स्पूलिंग मेथड, स्पूलिंग मेथड, ठीक है। तो डीएनए को हटाने के लिए चिल्ड एथेनॉल का यूज किया जाता है, और इस विधि को हम क्या बोलते हैं बच्चों, स्पूलिंग विधि। क्या बोलते हैं, स्पूलिंग विधि। तो ये है बच्चों आपका जो है डीएनए का पृथक्करण। कोशिका भित्ति को हटाना सबसे पहले, उसके बाद आरएनए को हटाना, उसके बाद प्रोटीन को हटाना, उसके बाद डीएनए का, ये होता है बच्चों आपका डीएनए का सबसे पहले पृथक्करण, ठीक है। चलिए अगला टॉपिक की हम बात करते हैं कि पुनर्योजक प्रोटीन क्या होती है। पुनर्योजक प्रोटीन, पुनर्योजक प्रोटीन, पुनर्योजक प्रोटीन। तो देखिए बच्चों, हमने जो हम तुमसे बात की थी कि पुनर्योजक डीएनए को जब हम सूक्ष्म जीव प्रपोषी कोशिका में डालते हैं तो वो डीएनए क्या करेगा, उस डीएनए के अंदर होती है टारगेट जीन। क्या होती है उसके अंदर, टारगेट जीन होती है। अब जीन जहां पर होगी वो किसका निर्माण करेगी, प्रोटीन का निर्माण करेगी। तो जो सूक्ष्म जीव प्रपोषी कोशिका के अंदर जो जीन होती है वो जो प्रोटीन बनाती है उसको हम क्या बोलते हैं, पुनर्योजक प्रोटीन। तो सूक्ष्म जीव प्रपोषी कोशिका के अंदर पाई जाने वाली प्रोटीन पुनर्योजक प्रोटीन कहलाती है, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, सूक्ष्म जीव, सूक्ष्म जीव परपोषी कोशिका के अंदर, सूक्ष्म जीव परपोषी कोशिका के अंदर पाई जाने वाली प्रोटीन, सूक्ष्म जीव परपोषी कोशिका के अंदर पाई जाने वाली प्रोटीन क्या कहलाती है बच्चों, आपकी पुनर्योजक प्रोटीन कहलाती है, ठीक है। सूक्ष्म जीव परपोषी कोशिका के अंदर पाई जाने वाली प्रोटीन पुनर्योजक प्रोटीन कहलाती है, ठीक है। अब हम बात करेंगे बच्चों आपके लास्ट टॉपिक की, जिसका नाम होता है बच्चों बायोरिएक्टर। उसके बाद एक टॉपिक और बचेगा आपका अनुप्रवाह संसाधन या फिर डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। तो बच्चों इसमें आपके दो टॉपिक बचे हुए हैं अभी, बायोरिएक्टर और अनुप्रवाह संसाधन, ठीक है। तो देखिए बायोरिएक्टर, बायोरिएक्टर चलिए समझते हैं क्या होते हैं बायोरिएक्टर। तो बच्चों बायोरिएक्टर की अगर हम बात करें तो बायोरिएक्टर जो होते हैं हमारे, ये एक बड़े बड़े यंत्र होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, बड़े बड़े यंत्र होते हैं। जैसे आपके पानी की टंकी होती है वैसे होते हैं ये। तो बच्चों बड़े बड़े यंत्र होते हैं, इनका आयतन होता है बच्चों 100 से 1000 लीटर। कितना होता है, 100 से 1000 लीटर। कैसे यंत्र होते हैं, इनमें होता क्या है, इनमें बच्चों सूक्ष्म जीव परपोषी कोशिका को बड़े माध्यम पर संवर्धित किया जाता है। क्या करते हैं, इनमें सूक्ष्म जीव परपोषी कोशिका को बड़े माध्यम पर संवर्धित करते हैं। तो क्या बोलेंगे हम कि ऐसे यंत्र जिनकी सहायता से सूक्ष्म जीव परपोषी कोशिका को बड़े माध्यम पर संवर्धित किया जाता है। ऐसे यंत्र जिसकी सहायता से सूक्ष्म जीव परपोषी कोशिका को बड़े माध्यम पर संवर्धित किया जाता है बायोरिएक्टर कहलाता है, ठीक है। क्या बोलेंगे, ऐसे यंत्र
ऐसे यंत्र जिनमें सूक्ष्म जीव परपोषी कोशिका को बड़े माध्यम पर सूक्ष्म जीव परपोषी कोशिका को बड़े माध्यम पर, किस माध्यम पर बच्चों? बड़े माध्यम पर संवर्धित किया जाता है, ठीक है। ऐसे यंत्र जिनमें सूक्ष्म जीव परपोषी कोशिका को बड़े माध्यम पर संवर्धित किया जाता है क्या कहलाते हैं बच्चों? बायोरिएक्टर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? बायोरिएक्टर कहलाते हैं, ठीक है। और बच्चों इनका आयतन कितना होता है? इनका जो आयतन होता है वो होता है इनका 100 से 1000 लीटर। कितना होता है बच्चों इनका आयतन? 100 से 1000 लीटर, ठीक है। ये जो है 100 से 1000 लीटर के हो सकते हैं। अब बच्चों इनमें होना क्या चाहिए? यानी अगर हम बात चाहते हैं कि सूक्ष्म जीव परपोषी कोशिका जो है अच्छे से अच्छे, ज़्यादा से ज़्यादा संवर्धित करें, तो उसके लिए इनमें होना क्या चाहिए? इनमें बच्चों अधिक से अधिक ऑक्सीजन होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? अधिक से अधिक ऑक्सीजन होनी चाहिए। और अधिक से अधिक ऑक्सीजन के साथ साथ इनमें बच्चों आपका पीएच भी होना चाहिए, खनिज भी होने चाहिए, टेम्परेचर भी होना चाहिए और विटामिन भी होना चाहिए। यदि ये सारी चीज़ें इन बायोरिएक्टर के अंदर मिल जाती हैं तो हमारी जो सूक्ष्म जीव परपोषी कोशिका है वो ज़्यादा से ज़्यादा वृद्धि करेगी, ठीक है। तो बच्चों इनके अंदर क्या होता है? इनके अंदर ऑक्सीजन, पीएच, तापमान, खनिज, विटामिन आदि होने चाहिए। इनके अंदर क्या होना चाहिए? ऑक्सीजन, पीएच, तापमान, खनिज और विटामिन। ये सारी चीजें अगर इनके अंदर होंगी तो क्या होगा? सूक्ष्म जीव परपोषी कोशिका जो है अच्छे से अच्छे यानी ज़्यादा से ज़्यादा जो है संवर्धन करेगी, ठीक है। चलिए अब बच्चों इसमें एक बात इम्पोर्टेंट है। क्या इम्पोर्टेंट है इनमें? कि जो आपका बिलोडल प्रकार का जो बायोरिएक्टर होता है, किस प्रकार का? बिलोडल प्रकार का जो बायोरिएक्टर होता है वो जो है बच्चों आपका सर्वाधिक यूज होता है। सर्वाधिक प्रयोग। तो सर्वाधिक प्रयोग कौन सा होता है आपका? बिलोडल प्रकार का। याद रखना होगा, इंपोर्टेंट है, ठीक है, इंपोर्टेंट है। तो बिलोडल प्रकार का जो बायोरिएक्टर होता है वो जो है सर्वाधिक मात्रा में यूज किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि बच्चों इसमें लगा होता है एजिटेटर सिस्टम। क्या लगा होता है उनमें? एजिटेटर सिस्टम लगा होता है। तो बच्चों ये एजिटेटर सिस्टम क्या करता है? ये जो है ऑक्सीजन को नियंत्रित करता है, ठीक है। यानी अंदर से जो ऑक्सीजन है उसको बाहर नहीं जाने देता है, बाहर की जो हवा जो हमारे पास खराब हवा है वो अंदर नहीं आने देता है, ठीक है। चलिए तो बच्चों ये होगा तुम्हारा बायोरिएक्टर। चलिए आगे हम बात करेंगे बच्चों अब कि अनुप्रवाह संसाधन क्या होता है। अनुप्रवाह संसाधन। तो देखिए बच्चों इसमें क्या होता है? इसको हम इंग्लिश में कहते हैं बच्चों डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। इसमें क्या करते हैं बच्चों? इसमें हम जो है जो हमारी पुनर्योजक प्रोटीन थी, क्या थी? हमारी पुनर्योजक प्रोटीन थी। उस पुनर्योजक प्रोटीन का पृथक्करण
किसमें से? बायोरिएक्टर में से। और उसका शुद्धिकरण यानी पृथक्करण, शुद्धिकरण और टेस्टिंग तथा उसका व्यावसायिक अनुप्रयोग। इसमें 4 चीज़ आती है बच्चों, पृथक्करण, शुद्धिकरण, टेस्टिंग और व्यावसायिक अनुप्रयोग। ठीक है, किसका? पुनर्योजक प्रोटीन का। पुनर्योजक प्रोटीन का क्या क्या आता है इसमें? सबसे पहले पृथक्करण, उसके बाद शुद्धिकरण, उसके बाद परीक्षण, उसके बाद व्यावसायिक अनुप्रयोग, ये सारी चीज तुम्हारे किसके अंदर आती है? अनुप्रवाह संसाधन के अंदर है। ठीक है, तो पुनर्योजक प्रोटीन का पृथक्करण, शुद्धिकरण, परीक्षण और व्यावसायिक अनुप्रयोग किसमें आता है? तुम्हारा अनुप्रवाह संसाधन। ठीक है बच्चों, ये हमारा लास्ट टॉपिक था। तो बच्चों हमने जो है बायोटेक्नोलॉजी का जो पहला चैप्टर था सिद्धांत एवं प्रक्रम, उसको कंप्लीट कर लिया है। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।